उत्तरकाशी से मिल रही खबर के साथ करेंगे, जहां पर टनल बनाने के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन टनल में 40 मजदूर फंस गए हैं। उन्हें बचाने की कोशिशें भी लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कल टनल के अंदर भूस्खलन में तकरीबन 40 मजदूर फंसे थे। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद हैं और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रहा है। इसके साथ ही टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वॉकी टॉकी के जरिए लगातार मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ खाने और पानी की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते मजदूर तो सुरक्षित हैं, लेकिन कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। निर्माण के दौरान ये बड़ी लापरवाही, जिसके चलते 40 मजदूरों की सांस आफत में है, वो परेशान हैं, फंसे हुए हैं। निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन सब के पीछे कौन है जिम्मेदार, किसकी बड़ी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हैं और इसके साथ साथ लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। काम चल रहा था इसमें, चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे संपर्क उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। चुनावी साल में जब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में दिग्गजों के दौरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जेपी नड्डा का भी राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। 17 तारीख को जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं राजस्थान, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, हुंकार भरेंगे और कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की जाएगी। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं राजस्थान। 16 नवंबर को नड्डा का जयपुर दौरा है। 16 नवंबर को संकल्प पत्र भी जारी किया जाएगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शामिल करती है। में 2023 का रण, जीत के लिए घमासान। मैदान में उतरेंगे दिग्गज, संभालेंगे कमान। धुआंधार प्रचार से बढ़ेगी सियासी गर्मी। विधानसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। 2023 के चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्याशी जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मतदान में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रदेश दौरे के कार्यक्रम तय हो चुके हैं और अब धुआंधार प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने के लिए गुड़ा भाग कर रही है। 2023 के घमासान में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं से लेकर अपने मुख्यमंत्रियों तक को चुनावी प्रचार की कमान सौंपी है।
धुआंधार प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं के दौरे को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार की शुरुआत 14 नवंबर से होगी। 14 नवंबर को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामेश्वर की 14 नवंबर को सुमेरपुर में सभा होगी। इसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर के बायतू में रैली होगी। 16 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। अमित शाह भीम, देवली और कुंभलगढ़ में जनसभा करेंगे। 16 नवंबर को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिपलदा, किशनगढ़ और पुष्कर में जनसभा करेंगे। इसके बाद 18 नवंबर को पीएम मोदी का भरतपुर और नागौर का दौरा प्रस्तावित है। साथ ही 18 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजमेर के नसीराबाद में जनसभा करेंगे। वहीं 20 नवंबर को पीएम मोदी पाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 2 दिन का राजस्थान दौरा रहेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन तक कमान संभालेंगे। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 3 दिन तक राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपने ब्रिगेड को उतार रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों के प्रचार की डेट शीट तैयार कर ली है। 16 नवंबर से कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा। 16 नवंबर को राहुल गांधी तारानगर, नोहर और सादुल शहर में जनसभा कर जनता को साधेंगे। इसके बाद 17 नवंबर को प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा रहेगा। इस दौरान वो सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली करेंगी। वहीं 18 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 नवंबर को वैर और तिजारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी समर में प्रचार तेज होगा और दिग्गज आमने सामने होंगे। ताबड़तोड़ प्रचार होगा और जमकर वार पलटवार भी होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों का प्लान कितना कामयाब होता है और दिग्गजों के दौरे से कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। इस बार दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसे लेकर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा। स्वामी मौर्य ने एक बार फिर मर्यादा लांघी है। एक बार फिर हिंदू आस्था पर हमला किया है और सनातनियों के पवित्र त्योहार दिवाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ देवी देवता का अपमान किया बल्कि पूजा पाठ पर भी आपत्ति दर्ज की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भगवान के स्वरूप पर टिप्पणी की और एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है और स्वामी मौर्य को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक होता है मौन समर्थन। अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। अगर ये बात कोई गलत करता है बहुजन समाज पार्टी में तो तुरंत मायावती जी इस मामले में तो एक नंबर है, तुरंत पार्टी से निकालो, बाहर करो। ये अखिलेश जी की चाल है समाज को गुमराह करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं।
कुछ भी कह सकते हैं मुसलमानों के वोट पाने के लिए। भगवान राम और रामचरितमानस विवाद के बाद मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी मौर्य के 2 संकल्प हैं, पहला हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बोलने पर ही बैन लगा दें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति को बोलने पर पाबंदी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अक्षम्य है, क्योंकि उन्हें इस बार हिंदुओं के त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा को गलत तरीके से परोसा है, जिस पर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। साथ ही सवाल अखिलेश यादव के साथ इंडी गठबंधन से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर सनातन पर टिप्पणी सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात दिल्ली की, जो एक बार फिर से प्रदूषण के आगोश में है। दीपावली के बाद AQI बढ़कर 500 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं से लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन सियासत जरूर जोरों पर है। देखिए, धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली की आबो हवा में जहर है, सांस लेना दूभर है और AQI लेवल 900 के पार पहुंच चुका है। लेकिन सियासत पहर दोपहर तेज हो रही है। अपनी गलती को छिपाने के लिए प्रदूषण का ठीकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ा जा रहा है और बमबाजी को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक कि दलील दी जा रही है कि दिल्ली के कुछ इलाके को टारगेट किया गया और जानबूझकर पटाखे छोड़े गए। अब दिल्ली सरकार के इस बयान पर सियासी बमबाजी होने लगी है। कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। NCR के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, जहां लगभग 2000 टन बम फट चुके हैं। वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वहां पे AQI है 40। यूक्रेन में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? सीरिया में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ना चाहते, आप बच्चों के पटाखों से लड़ना चाहते हैं। आप प्रदूषण ठीक नहीं करना चाहते, आप केवल दिवाली पर बैन लगाना चाहते हैं। इसीलिए जनता इस प्रकार के बैन को मान नहीं रही। दिल्ली में दीपावली पर पटाखा पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन इस दम घोटू दिल्ली में आम जनता की नींद उड़ चुकी है। दरअसल दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश हुई थी। इसके बाद हवा में प्रदूषण का स्तर करीब 50% कम हो गया था। 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में AQI 250 से कम था।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक सिनेमा हॉल जहां पर फिल्म चल रही थी और अचानक से वहां पर आतिशबाजी हुई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। इस रिपोर्ट में देखिए।